नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में आज हम बात करेंगे हवा का हाल बेहाल, सांस लेना मुहाल। जी हाँ, दिवाली पर 2 दिनों की आतिशबाजी के बाद ये देखा गया कि हवा का हाल जो है साफ तौर पे बेहाल नजर आया। यूपी के कई शहरों में प्रदूषण जो है कहर बन के टूटा। एक्यूआई लेवल कहीं पर खतरनाक जगह से भी ज्यादा पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। हवा का हाल बेहाल, सांस लेना मुहाल, शहर शहर प्रदूषण का कहर। आतिशबाजी के बाद घातक हुआ वायु प्रदूषण। गाजियाबाद की हवा सबसे खराब, एक्यूआई 324। बुधवार को लखनऊ का एक्यूआई 184। नोएडा का एक्यूआई पहुंचा 320 के पार। आपको बता दें कि दिवाली पर 2 दिनों की आतिशबाजी के बाद लखनऊ सहित पूरे प्रदेश का वायु गुणवत्ता सूचकांक घातक स्तर तक जा पहुंचा। बच्चों व बुजुर्ग से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। बुधवार को लखनऊ का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया गया, जो ऑरेंज जोन में आता है। और इसी तरह अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 204 पहुंच गया, जो कि बेहद घातक स्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार इस स्तर का प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सांस संबंधी दिक्कतों, आंखों में जलन, सिरदर्द और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। वहीं बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह भी दी। वहीं पर्यावरण विशेषज्ञों ने बताया कि प्रदूषण का मुख्य कारण पटाखों का धुआं, वाहनों का उत्सर्जन और मौसम में ठंड के कारण धुंध का जमाव है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक वाहन प्रयोग से बचने, बुजुर्गों को बाहर निकलने पर मास्क पहनने की सलाह दी। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। तो ये स्थिति है क्योंकि हमने देखा कि त्यौहार के बाद जिस तरह से आतिशबाजी हुई और प्रदूषण जो है साफ तौर पर बढ़ा, और कई जगह खासकर गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो सबसे खराब जो है हवा दर्ज की गई। एक्यूआई लेवल 324 पहुंचा है। नोएडा का एक्यूआई लेवल 320 पहुंचा है। और ग्राफिक्स के जरिए भी हम लगातार आपको दिखाएंगे कि किस जगह पर कितना खराब जो है वो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो साफ तौर पर रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हवा का हाल बेहाल है, सांस लेना मुहाल है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सांस की दिक्कत भी है। और जब आप खुद सोचिए कि जब गुणवत्ता लेवल ये 400, 500 या 300-350 के आसपास पहुंचता है तो ये बहुत ख़राब स्थिति मानी जाती है। और कई सारे जगहों पर, जैसा कि दिल्ली में हमने देखा कि ग्रेड 2 जो है वो नियम लागू किया गया साफ तौर पर। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर से लेकर गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ तमाम जगहों का एक्यूआई लेवल क्या रहा। गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। सीधे सबसे पहले मनीष की तरफ रुकते हैं। मनीष, लखनऊ में इस वक्त आप हैं और त्यौहार की बात की अगर बात की जाए तो क्या वायु की गुणवत्ता देखी गई वहां पर, इसके बारे में चाहूंगा कि दर्शकों को बताएं।
जी बिल्कुल, देखा जाए दीपावली के मौके पर हर बार जो है अगर पोल्यूशन को हमेशा ही इस प्रकार की समस्या रहती है और एक्यू लेवल जो है हमेशा बढ़ जाता है। और जिस प्रकार से दिवाली जब छोटी दिवाली से चाहे बच्चे हों या सभी लोग जो हैं पटाखों की आतिशबाजी करते हैं और उस धुएं की वजह से जो है पूरा पॉल्यूशन जो है पूरे देखने को मिलता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जिस प्रकार से आतिशबाजी लखनऊ में हुई और शुरुआती दौर में पटाखों की आतिशबाजियाँ जिस प्रकार से देखी गई, तो वहाँ पर जो है पॉल्यूशन का एक्यू लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था। हालांकि आज जिस प्रकार के से कह सकते हैं कि आज 184 के आसपास पॉल्यूशन को मापा गया है, एक्यू लेवल को मापा गया है, लेकिन अभी भी अगर व्यवस्था यहाँ की स्थिति की बात करें, ऐसा लग रहा है कि जब बारिश का मौसम होता है और बादल छाए रहते हैं, इसी प्रकार से जो है इस वक्त इस महीने में केवल पॉल्यूशन की वजह से ऐसा लगता है कि जहां पर देखा जा सकता है कि पूरा अंधेरा सा छाया हुआ है। और ये अंधेरा कोई ये आपके मानसून का नहीं है, ये धुएं का अंधेरा है। इसीलिए जो आम पब्लिक है उसको परेशानी हो रही है। डॉक्टर हिदायत दे रहे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग जो हैं, उनके लिए जो है गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो अपना ध्यान रखें, कम से कम जो है सड़कों पर निकले। और इसी प्रकार से जो है सरकार लगातार जो है दीपावली के पहले से ही लोगों से उनका एक रिक्वेस्ट थी, कह सकते हैं कि पटाखों की आतिशबाजी को कम से कम करें और कम टाइम तक करें। थोड़ी देर जरूर आपका पर्व है, पर्व को मनाएं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार आतिशबाजी अभी भी हो रही है, कह सकते हैं कि आज भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी पर्व खत्म नहीं हुए, कल तक है पर्व, तो ये आतिशबाजी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, लोगों को गाइडलाइंस दी गई कि किस टाइम से किस टाइम तक जो है आतिशबाजी करें, लेकिन लोग पर्व के मौके पर नहीं मानते हैं। वो अपनी खुशियाँ जो है उसी प्रकार से पटाखों के जरिए जो है देखने को मिलती है। अब ये देखना है जिस प्रकार से अगर यही मौसम रहता है, अगर ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है, वर्षा हो जाती है, तब तो सबसे अहम बात है कि कुदरत का एक लोगों के लिए बहुत अच्छी देन होगी। नहीं तो फिर यहीं पर सरकार को जो है पेड़ों पर छिड़काव या इस प्रकार से कह सकते हैं टेम्परेरी बारिश जो कह सकते हैं कि उस बारिश को जो है सरकार के द्वारा कराना पड़ेगा, जिससे जो है पॉल्यूशन की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम होगी, लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जिस प्रकार से अभी स्कूल बंद हैं और छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे ऑफिसेज भी बंद हैं, लेकिन लोग जो है परसों से जो है 24 तारीख के बाद से जो है लगातार बाहर निकलने लगेंगे। अगर इस स्थिति को अगर सरकार देखती कि यही स्थिति बनी हुई है, तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। जी ठीक है, तो बड़ी अहम बात साफ तौर पे कही। और हमारे साथ बीजेपी के विवेक कुमार श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और डॉक्टर एस.एन. पांडे, मौसम वैज्ञानिक, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप मट्टू, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम संवाददाता हमारे साथ, जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, अशोक द्विवेदी हमारे साथ नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो जानकारी भी लेंगे शहरों के AQI लेवल के बारे में भी साफ तौर पे जानेंगे, लेकिन इन सब के भी सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर प्रदीप मट्टू जी की तरफ। प्रदीप मट्टू जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से हमने देखा कि AQI लेवल बढ़ा जो है तमाम शहरों का, और कई जगह बहुत ख़तरनाक स्थिति भी रही, ये कितनी ख़तरनाक है ख़ासकर इंसान के फेफड़ों के लिए या जो सांस के मरीज़ हैं उन सब के लिए? मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, देखिए, हर फेस्टिवल के आसपास जब हम लोग फायर क्रैकर्स, आतिशबाजी करते हैं तो हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, होता ही है। अब जब फायर क्रैकर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाए तो प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ता है। प्रदूषण बढ़ने से जहाँ हर एक प्राणी को इफ़ेक्ट होता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग एंटिटीज़ जैसे पेड़ पौधे हों, सब पे एक असर पड़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का इफ़ेक्ट होता है वो उन लोगों को होता है जो ऑलरेडी किसी बीमारी से
ग्रस्त होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जिनको एस्थमा या सांस संबंधित बीमारी है, बुज़ुर्ग जिनको हार्ट की बीमारी है या ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फीसीमा या एस्थमा की बीमारी है, उनको प्रदूषण बढ़ने से एक ऐसी स्थिति आ सकती है जहाँ पे उन पे जान का खतरा लागू हो सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ हवा में प्रदूषण से ही प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉइज़ पोल्यूशन भी फायर क्रैकर्स की वजह से बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो कि स्पेशली छोटे बच्चे जो बीमार अवस्था में अस्पताल में भर्ती मरीज़ हों उनको और प्रेग्नेंट लेडीज़ को उनके अंदर पल रहे जीवाणु को नेगेटिवली उस नॉइज़ प्रदूषण की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार सिर्फ दिवाली के आसपास नहीं, हर फेस्टिवल के आसपास कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे फेस्टिविटी भी हो और प्रदूषण भी कम से कम हो, ताकि आम जनमानस को इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो आम जनमानस को पर इसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ये अहम बात साफ तौर पर। एहसन पांडे साहब, आप क्या कहेंगे? मौसम वैज्ञानिक है और मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो यूपी की हवा हमने देखा जो ख़राब साफ तौर पर नज़र आई, और पश्चिमी यूपी की हवा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जहाँ पे AQI लेवल जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही है और फॉग की स्थिति और धुंध की स्थिति बन रही है, उस स्थिति में पटाखे और प्रदूषण ये सब होना ये कितना ख़तरनाक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा एहसन पांडे साहब। कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि पटाखे चलते हैं ऐसा नहीं है, पटाखों की वजह से भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जो सबसे जो मौसम हमारा होता है ना, मौसम पे देखिए भारी और ठंडी हवा दो होती है, और जब सर्दियों में हवा ठंडी हो जाती है तो ये ऊपर नहीं उठ पाती है, दिक्कत ये होती है। और इस समय आप देखिए 80 से 90% तक मॉइस्चर फीड भी एटमॉस्फेयर में बना रहता है। तो और उसके साथ ही तो होता क्या है कि ये जब गर्म हवा ऊपर उठती है, लेकिन वो प्रदूषकों को हमेशा फैला देती है, गर्मियों में ये होता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट काम करती है। इसमें क्या होता है, ये सब चीजें पृथ्वी के पास हवा हो जाती है, हवा के ऊपर हमारा मॉइस्चर फीड हो जाता है, और इस मॉइस्चर फीड पे सारा हमारा प्रदूषण, सारी ग्रीन हाउस गैसेज, धूल के कण, ये सारे बैठ जाते हैं। इसके बाद और भी कई कारण हैं कि जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब जगह पराली जलाई जाती है। इसके बाद हमारा औद्योगिकरण है, करोड़ों की संख्या में वाहन है बड़े बड़े शहरों में, चाहे लखनऊ, कानपुर से लेके और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक, सभी जगह आप देख लीजिए। तो ये और मौसम का कारण है। सबसे बड़ी जो सिस्टम है उत्तर पश्चिमी, जब सर्द हवाएं देखिए अक्टूबर के शुरुआत में आई थी तो आपने देखा होगा प्रदूषण बिल्कुल साफ हो गया था। इसी के साथ ठंडक भी हो गई थी। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई थी अब की बार अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, वो पूरे सीजन 2 से 3 दशक की सबसे ज्यादा बर्फबारी अक्टूबर में दर्ज की गई थी। लेकिन आप देखिए हवाएं बिल्कुल इस समय धीमी हैं, उनकी औसत गति 1 से 1.5 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो इसलिए भी प्रदूषण बढ़ा है। तो जो सबसे ज्यादा बड़े कारण है वो मौसम की वजह से है, और इसके साथ ही जो हमारा मानव रचित सारे काम है, मानव जनित काम है कि करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं, हमारा पराली हम जला रहे हैं, तो एक कारण नहीं है, इसके लिए बहुत कारण है जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं, और ये हर साल होता है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की बात हो रही है, लेकिन आप जानिए जब क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होती है, जब क्लाउड होंगे तभी कृत्रिम बारिश आप करा सकते हैं। तो अभी वो बारिश भी नहीं हो सकती है, जब क्लाउड आएंगे। अभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 सिस्टम बन रहे हैं, ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सभी जगह बारिश की गतिविधियां धीमे धीमे ये आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 27, 28, 29 में और नवंबर के फर्स्ट वीक तक बारिश की गतिविधियां होगी, तब पोल्यूशन बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन 48 घंटे या 24 घंटे बाद फिर उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति पूरे गंगा के मैदानी भागों में बढ़ने वाली है, उससे भी पोल्यूशन कम होगा। तो ये अहम जानकारी मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एहसन पांडे ने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। और विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, विवेक जी देखिए खुशियां मनाने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और धुंध भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो वातावरण है वो साफ तौर पर साफ नहीं हो पा रहा, जिसके बारे में एहसन पांडे साफ तौर पर कह भी रहे हैं।
सरकारें क्या कर रही है इसको लेकर? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक्यूआई लेवल अब बढ़ना शुरू होगा, जैसे जैसा जिक्र मौसम वैज्ञानिक कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ कदम उठा रही है, क्या कुछ रोड मैप है, इसके बारे में चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। देखिए आरिफ जी, पांडे जी ने बहुत अभी अच्छी तरीके से विषय को समझाया और हमें उम्मीद है कि जिस विषय को चर्चा कर रहे हैं उसके अनुसार अगले आने वाले कुछ हफ्तों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार अपने स्तर पे जहाँ पे प्रदूषण ज्यादा दिख रहा है, महानगरों में खासकर नगर निगम के क्षेत्रों में, वहाँ हमारे जो नगर निगम हैं वो उन्होंने उस पे बहुत कड़ाई से काम शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि गाड़ियां चला करके पेड़ों पे छिड़काव भी किया जा रहा है और किस तरह से मशीनें चलाई जा रही है जिससे कि धुएं के कण बैठ जाएं। ये सारी एहतियात किए जा रहे हैं। खासकर जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण को लेकर के बहुत पहले से सेंसिटिव है। प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण करती है। प्रदूषण को जड़ से खत्म करने का माध्यम वृक्ष के से अच्छा कोई नहीं है। ये वृक्ष ही हैं जो इसको खत्म कर सकते हैं और उस दिशा में सरकार काम लगातार कर रही है। और जहां इस तरह की स्थिति आ रही है, सत्य बात है, उन्होंने जिस तरह से कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में पराली जलाई जाती है, वहां बड़े बड़े खेत हैं और जो बड़े बड़े फार्म हाउस वाले वो पशुपालन से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो उसके मूल्य को समझ नहीं पाते और पूरी पूरी पराली को खेत में ही आग लगा देते हैं। उससे जो धुआं होता है पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है। और ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि यही समय होता है जिस समय हम दिवाली मना रहे हो, तो यही समय धान के कटने का होता है। धान की फसल कटने के बाद उसको खेत उन्हें साफ करना होता है, जल्दीबाजी में उन्हें गेहूं लगाना होता है, इसी समय वो ये काम कर देते हैं। वो ये सारी चीजें मिलकर के वातावरण को प्रदूषित करती है। और जिस तरह से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वातावरण का जो चेंज हो रहा है वो आने वाले 2-4-10 दिनों में स्थिति को ठीक कर देगा। हम भी वो पूरे, बाकी सरकार के पास जितने संसाधन, सरकार वो सारे संसाधन। मैं विवेक जी आपके पास आता हूं, मैं आता हूं। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ। अशोक, नोएडा की क्या तस्वीर देखने को मिली त्यौहार के बाद से? क्या एक्यूआई लेवल रहा, उसको लेकर प्रशासनिक तौर पर जैसा कि किस तरह के कदम उठाए गए या नहीं उठाए गए, मैं चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा सा अशोक बताएं। आरिश, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे दिवाली की जगमगाहट खत्म हुई है, उसके साथ साथ आसमान में एक सफेद चादर बन गई है, बिल्कुल परत बन गई है, जिसको प्रदूषण लेवल जो है बिल्कुल आसमान छू रहा है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनसीआर का प्रदूषण लेवल आंका गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ जो प्रशासन स्तर पर जो तैयारियां की गई है प्रदूषण विभाग की तरफ से, वो अब नोएडा प्राधिकरण की तरफ से जो है यहाँ जगह जगह पानी का छिड़काव किया जाता है। वहीं डॉक्टर जो है वो सलाह दे रहे हैं कि छोटे बच्चे या बुजुर्ग या बीमार व्यक्ति जो है वो बाहर ना निकले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्रदूषण का स्तर इतना भयावह है यहाँ पर कि अगर बाहर निकलते हैं तो आसमान में ऐसे लगता है जैसे धुंध पड़ रही हो और विजुअलिटी भी काफी कम आकी गई है आज। वहीं आंखों में मिर्ची के जैसे जो है उसकी धुंध जो है वो लग रही, बारूद का जो है गंध वो अभी तक बिल्कुल बरकरार है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिवाली की जगमगाहट तो खत्म हो गई है, लेकिन उसके साथ के साथ प्रदूषण की ये मुसीबत जो है वो एनसीआर वासियों पे भारी बन के पड़ी है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रदूषण लेवल है वो दिवाली से पहले भी यहाँ पे जो है करीब 200-250 आंका गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने तैयारी की। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, इस बार अगर देखा जाए तो ग्रीन पटाखों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी कि ग्रीन पटाखे चला जाए, तो ग्रीन पटाखे की जगह जो है प्रतिबंधित पटाखे जो है एनसीआर में इस बार काफी ज्यादा फोड़े गए, जिसको लेकर के पूरी रात आतिशबाजी हुई है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के जो जड़ है वो ग्रीन पटाखे की बारूद, उसका गंध अभी भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन आरिश, कहीं ना कहीं देखा जाए जो यहाँ पर पहले एनजीटी ने नियम लगाया था कि जैसे जनरेटर है या औद्योगिक क्षेत्र है या फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैलाती है उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, कई फैक्ट्रियों पे नोटिस दिया गया था। वहीं जो धूल मिट्टी वाली जगह है जैसे रोड बन रही या कंस्ट्रक्शन साइड है उनको भी नोटिस दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार जो है इस पे लगाम लगाने में असमर्थ रही है, जिसको लेकर के यहाँ
एनजीटी की तरफ से गाइडलाइन जारी तो की गई है, लेकिन उस पर नोटिस लगाई गई, लेकिन शायद कोई फॉलोअप नहीं लिया गया। इस वजह से अगर प्रदूषण का लेवल ये है बात, नोटिस लगाई गई लेकिन उसे फॉलो नहीं किया गया। मैं अशोक आऊंगा, जयवीर मावी हमारे साथ है। जयवीर, गाजियाबाद की हवा सबसे ज्यादा खराब देखने को मिली है त्योहार के 2 दिनों के अगर हम बात करें तो 324 के आसपास जो है वो वहाँ के AQI लेवल रहा। मैं जानना चाहूँगा क्या AQI लेवल रहा, और जहाँ पर यूपी में जहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा ख़राब देखने को मिली गाज़ियाबाद, वहाँ पर प्रशासन कितना एक्टिव साफ तौर पे नज़र आया है? मैं चाहूँगा इसके बारे में बताएं जयवीर। देखिए आरिफ, आपको बता दें कि गाजियाबाद की जो हालात है बद से बदतर हो रहे हैं। गाजियाबाद की जो सड़कें हैं, धूल भरी सड़कें हैं। आप किसी भी सड़क पर निकलेंगे तो आपको शायद अगर दुपहिया वाहन से जाएंगे तो आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। धूल भरी सड़कें हैं जिसके कारण लोगों को आवागमन में समस्या हो रही है। लगातार प्रदूषण स्तर की बात करें तो गाजियाबाद शहर देश का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हो चुका है। 200 शहरों की रिपोर्ट में गाजियाबाद प्रदूषण में पहले नंबर पर मिला। आपको बता दें, जिस तरह दीपावली की चर्चा हो रही है, यहाँ पर माननीय न्यायालय द्वारा पटाखे प्रतिबंधित किए गए थे और मात्र 18 तारीख को ही पटाखे 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक बेचने की अनुमति थी। तो कहीं ना कहीं पटाखों का इतना असर नहीं है। गाजियाबाद क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अवैध फैक्ट्रियां, जो प्रदूषणकारी इकाई हैं, चाहे वो प्लास्टिक के दाना बनाने वाली हो, प्लास्टिक के तार जलाने वाली हो, चिमनी जलाने वाली हो, ऐसी अवैध फैक्ट्रियों की संख्या हजारों में, क्या कहेंगे तो लाखों में यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं वो चल रही। पुलिस प्रशासन की बात करें, प्रदूषण विभाग की बात करें, उन पर चाहे बिजली विभाग की बात करें, बात में इस फैक्ट्रियों पर अधिकारी लोने द्वारा कार्रवाई की गई थी, बिजली के कनेक्शन भी विच्छेदित किए, यानी कि काट दिए गए थे। पहले भी ऐसी कई बार कार्रवाई हुई थी, लेकिन जितनी फैक्ट्रियों के कनेक्शन कटे थे उससे ज्यादा फैक्ट्रियां एक बार फिर यहाँ पर चल रही है। सभी फैक्ट्रियों के कनेक्शन जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रदूषण विभाग के अधिकारी भी पूरे मामले के उतने ही जिम्मेदार है। जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उससे बच्चों में, युवाओं में ये बहुत अहम बात कही कि ज्यादातर फैक्ट्रियों के कनेक्शन कटे, फिर उसके बाद उनको कनेक्शनों को जोड़ दिया गया। मैं आऊँगा राजू शर्मा आपके पास भी और जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति है मेरठ की, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हवा का हाल बेहाल, साल सिलसिला मुहाल, इस पर अब बात कर रहे हैं क्योंकि कई शहरों में जो AQI लेवल है वो बहुत ख़तरनाक स्थिति में पहुंचा और कई जगहों पर देखने को मिला कि प्रशासन जितना एक्टिव होना चाहिए था उतना एक्टिव साफ तौर पर नज़र भी नहीं आया, जैसा कि हमारे संवाददाता साफ तौर पर बता रहे हैं। मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ है। राजू, आपके पास क्या जानकारी है, बताएं। बिल्कुल, देखिए आरिस, नोएडा की तरह ही मेरठ का भी हाल है। यहाँ पर भी जो सांस लेना है वो दुभर हो चुका है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। हालांकि दिवाली पर जो पटाखे फोड़े हैं लोगों ने, उससे भी कुछ प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो निर्माण करने वाले लोग हैं या निर्माण सामग्री बेचने वाले जो लोग हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदूषण के AQI लेवल को बढ़ाने में अहम जिम्मेदार व्यक्ति है। इसके साथ साथ जो तमाम डिपार्टमेंट है जिम्मेदार, चाहे प्रदूषण विभाग की बात हो या फिर नगर निगम के विभाग की बात हो, उनकी भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई, जिसकी वजह से नोएडा के साथ साथ मेरठ का जो AQI लेवल है वो भी 320 के लगभग करीब पहुंच चुका है। पिछले 2 दिनों से स्थिति ये है कि जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोग हैं उन्हें सांस लेने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके सामने आती है। उन्हें आंखों में जलन, ये जो बीमारी से जूझ रहे लोग हैं उन्हें सांस लेने में भी बड़ी समस्या हो रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अब भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जो फाइलों में कार्रवाई है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। धरातल पर कोई भी डिपार्टमेंट
नहीं नजर आ रहा है, जिसकी का खामियाजा जो नागरिक है, जनता है, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उन्हें काफी जो समस्या है एक्यूआई लेवल बढ़ने से हो रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं घातक साबित जनता के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और प्रदीप मट्टू जी हमारे साथ। प्रदीप मट्टू जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हवा कई जगहों पर बहुत जहरीली टाइप की हुई, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हुई। मैं आपसे जानना चाहूँगा, और तमाम जो दर्शक आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि कि उन्हें कम से कम थोड़ी राहत मिले, उनके लंग्स बेहतर रहें, फेफड़े बेहतर रहें? क्योंकि जिस तरह से अब मौसम ठंड की तरफ बढ़ रहा है तो फॉग छाएगा, फॉग की वजह से जो प्रदूषण है, जो हवा, जहरीली हवा, वो ऊपर नहीं जा पाएगी। तो उस स्थिति में क्या कुछ वो कर सकते हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे? प्रदीप जी, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि प्रदूषण बढ़ने से कुछ खास बीमारियों पे बुरा प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनको किसी कारण से सांस संबंधित बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा है, सांस फूलने वाली बीमारियां हैं, ऐसे बच्चों को हमको चाहिए कि प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में घर से बाहर तभी ले जाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। उनको घर के अंदर रखें, और घर के अंदर भी इस तरह से रखें कि बाहर का प्रदूषण घर में कम से कम आए। बाहर जाना हो तो मास्क का इस्तेमाल करें, आँखों पे काला चश्मा पहना दें। इसी तरह बड़े बुज़ुर्गों में जिनको सांस की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ऐसे मरीज़ों को भी हम सलाह देते हैं कि वो बहुत ज़रूरी हो तभी प्रदूषण बढ़ने के समय में घर से बाहर जाएं, और बाहर जाएं तो उनको भी मास्क पहन के ही बाहर जाना चाहिए, ताकि प्रदूषण, जो प्रदूषित हवा है, जो कण प्रदूषित हवा में है, वो उनके फेफड़ों में ना जाएं। और सर एक सवाल प्रदीप सर मेरा ये है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए ये जो 324 या 450 या कहीं पर जो इस तरह का हम एक्यूआई लेवल देख रहे हैं, जो गुणवत्ता देख रहे हैं, वायु का जो प्रदूषण देख रहे हैं, ये कितना खतरनाक है सर, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं? हमको ये समझना चाहिए कि ये जो एक्यूआई लेवल है घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर कंपैरेटिवली कम एक्यूआई लेवल होती है। तो जो बच्चे नवजात शिशु हैं जो घर के अंदर या अस्पताल के अंदर या वार्ड्स के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हवा के संपर्क में नहीं आते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन असर उन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है जिनके फेफड़े किसी कारण से पहले ही कमज़ोर हो, जिनके फेफड़ों में बीमारी हो, तो वो एकदम से ऐसी प्रदूषित हवा के संपर्क आने से पलटी मार लेते हैं, बहुत सीरियसली बीमार हो सकते हैं, और इतने सीरियसली बीमार भी हो सकते हैं कि उनको जान का खतरा सामने आए अगर उनका इलाज समय पर ना पहुँचाया जाए। ठीक है, बड़ी बात। मैं SN पांडे जी आपके पास आऊँगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी। विवेक जी, जो तस्वीर हमने देखी, कई जगहों पर हमने देखा, खासकर पश्चिमी यूपी की बात करें तो हम गाजियाबाद की भी तस्वीर हमने देखी, नोएडा, मेरठ, कई जगहों पर हमने देखा कि प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। कई जगहों पर कंपनियों को जो है सीज किया गया था, उसके बावजूद भी वो कंपनियां बदस्तूर चलती रहीं, और लापरवाही प्रशासनिक अमले की देखने को मिली है पश्चिमी यूपी की, उस जगह पर जहां पर जो एक्यूआई लेवल है वो सबसे ज़्यादा जा रहा था, वहां पर क्या कहेंगे विवेक जी इसको लेकर? अरे साहब, अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कुछ कंपनियों कनेक्शन काटे गए, बाद में उनको जोड़ दिया गया। अब इस दौरान उन कंपनियों ने अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट हासिल कर लिया तो उनको कनेक्शन देने के सिवा और क्या रास्ता है? और ऐसी इंडस्ट्रियों को अगर सरकार अनावश्यक रूप से बंद करेगी तो उसका भी एक गलत मैसेज जाता है, गलत खामियाजा समाज को भोगना पड़ता है। होता क्या है कि लोग सर्टिफिकेट लेते समय तो सारे मानदंडों का पालन करते हुए दिखते हैं, बाद में उसमें ढीलावाली कर लेते हैं, ढिलाई कर लेते हैं। ये हमारी आपकी सबकी नैतिक जिम्मेदारी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ बराबर सरकार को अवगत कराते रहें। सरकारी तंत्र रोज किसी के दरवाजे पे चौकीदार की तरह बैठा नहीं रह सकता, लेकिन शिकायत होने पे हमारी सरकार कार्रवाई करती है। कई संस्थाओं की मैंने स्वयं शिकायत की, उस पर कार्रवाई हुई, और
मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे अपील है कि देखिए, दिवाली तो साल में एक बार आती है, लोग अपनी खुशी का इजहार पटाखों के माध्यम से, दियों के माध्यम से करते हैं, लेकिन पोल्यूशन के कारण 12 मास उपस्थित हैं और उसको हम ही उपस्थित करते हैं, चाहे वो गाड़ी से निकलने वाला पोल्यूशन हो, चाहे विवेक जी, रोड मैप तो उसके लिए सरकार को ही बनाना पड़ेगा, अगर प्रशासन को भी एक्टिव करना पड़ेगा। भाई हम दिल्ली में देखते हैं ग्रेड 2 नियम लागू हो जाएगा, ग्रेड 1 नियम लागू हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो और शहर हैं, जब आने वाले समय में अगर AQI लेवल बढ़ा तो क्या ऐसा कुछ बना के यूपी में कोई रोड मैप या प्लान बनाया गया है, कोई इसकी तैयारी है? दिल्ली में तो हम देख रहे हैं, लेकिन उसके तर्ज पर और शहरों की बात करें यूपी के, तो वहां की स्थिति क्या है? वहां की स्थिति में तो ऐसा कोई प्लानिंग है? देखिए, अभी जहां तक उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति, अभी वो इतने खतरे के जद में नहीं है कि दिल्ली जैसे युद्ध स्तर पे कोई ऐसी तैयारी की जाए। जहां तक हमारे नगर निगमों का सवाल है, उनके स्तर पर उस पर कार्रवाई हो रही है, और आगे अगर इस विषय में कुछ ऐसा होता है तो सरकार इस पर चिंता करेगी। ठीक है, सरकार के स्तर जी ठीक है। SN पांडे जी, एक बात प्रदीप मट्टू जी ने कही, उन्होंने कहा कि AQI लेवल जो होता है या वायु की जो प्रदूषण की होता है, ये घर के बाहर अलग रहता है और घर के अंदर अलग रहता है। इसके बारे में समझना चाहूँगा, क्या अगर प्रदूषण है, AQI लेवल बढ़ा हुआ है, 400, 450, 350 के आसपास जा रहा है, बाहर है, तो क्या घर के अंदर वो कम होगा, बाहर ज्यादा होगा, या दोनों ही जगह पर बराबर होगा? सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। SN पांडे साहब। को कम होता है, हमें ऐसे में सजग और सतर्क रहना चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ा मैं आपको बता रहा हूं ना, हम दिवाली को दोष देते हैं, ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। हाँ, 10 से 5, 15, 20% का असर पड़ता है 2-3 दिन के लिए, बाकी प्रदूषण तो अब देखिए चालू हो गया है। तो जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो डालता है हमारा कम तापमान। जैसे ही तापमान गिरते हैं, इसके साथ हवा में नमी, तीसरा हमारी हवा की गति बहुत कम होना, शांत हवा होना, ये ऐसे कारक हैं जो हमारे प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि पराली के धुआं होता, कोई भी धुआं हो, चाहे हमारे व्हीकल से निकलने वाला धुआं हो, चाहे पराली का धुआं हो, या लोग खाना ही बनाते हैं जो लकड़ी जलाते हैं, ये सब कोहरे के साथ मिलके प्रदूषण को और घना कर देते हैं। और ये 2.5 के जो कण होते हैं, ये हमारे नुकसानदायक होते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब, मोटू साहब बता रहे हैं कि ये जो 2.5 का कण होता है, ये सीधा हमारे फेफड़ों के जरिए ब्लड में सर्कुलेट होता है और दिमाग और पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स में इसका असर होता है। तो जो हमारे बच्चे हों, जो बुजुर्ग हों और बीमार लोग हों, वो ऐसे में बाहर निकलने में परहेज करें, और बाहर निकलें तो निश्चित रूप से वो मास्क लगाकर लेकिन ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या लगता है, प्रशासन को किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? या आप मौसम वैज्ञानिक है, दुनिया के तमाम जगहों को आप देखते होंगे, वहां पे किस तरह के ऐसे कदम उठाए जाते हैं? किस तरह के कदम एहतियाती तौर पर उठाने की जरूरत है अगर आने वाले टाइम में कोहरा, फॉग बनता है और प्रदूषण बढ़ता है, तो क्या कदम उठाने की जरूरत है? सर, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे हमारा प्रदूषण वाली समस्या हो, या जलवायु परिवर्तन की समस्या हो, या जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, इस पे सरकारों को हम दोष देना ठीक नहीं है। इस पे सरकारें हमारे बजट दे देती हैं। आप देखिए कि पेड़ लगाती है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों पेड़ लगाती है, लेकिन हम जिम्मेदारी समझते हैं सरकार उसमें पानी डाले, आके सरकार उस पर ट्री गार्ड लगाए, सुरक्षा करे। तो इंडिविजुअल रूप से जब हम एक कल्चर पैदा करेंगे कि हमें पृथ्वी को बचाना है, प्रदूषण कम करना है, आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन, पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से काम करना पड़ेगा। सरकारों पर दोष देना, सिस्टम को तो टाइट करना पड़ेगा। सिस्टम को टाइट कौन करेगा सर, ये भी तो बता दीजिए। असर होता है, मैं कह रहा हूँ SN पांडे साहब, सिस्टम को तो टाइट करना किसी की जिम्मेदारी तो होगी ना। अगर कोई अधिकारी हैं या कोई नियम या कानून बनाए जा रहे हैं तो उसको कौन फॉलो कराएगा? देखिए, जो फॉलो कराने के लिए तो अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर वही लापरवाह हो जाएंगे तो चीजें तो बहुत गलत दिशा की तरफ चली जाएंगी। नहीं, तो आप मान रहे हैं। हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर रोड निर्माण हो रहा है, धूल उड़ रही है,
तो उसमें पानी का छिड़काव किया गया कि नहीं किया गया है। देखिए इस समय होता क्या है कि पानी उन्होंने फॉर्मेलिटी कर देते हैं, तो इस पे हमें पैनी निगाह रखनी होगी प्रशासन को कि जो भी हमारी एजेंसी है, चाहे वो सड़क का निर्माण कर रही हो, चाहे वो बिल्डिंग्स बना रही हो, या मेट्रो जैसे बड़े बड़े हमारे बना रही हो, तो वहां पर हमने ग्रीन वाली जो जाली होती है वो लगाई कि नहीं लगाई, हमने पानी का छिड़काव कितनी बार किया। फॉर्मेलिटी में एक बार करके गाड़ी चली जाती है, फिर पूरे दिन धूल उड़ती है। तो हमें इन चीजों पर निगाह रखने वाली बात है और थोड़ा हमें खुद सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है एहसन पांडे जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल अवाना। बहुत बहुत स्वागत है राहुल अवाना जी। और क्या कहेंगे राहुल, आप जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने, विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को लेकर, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिली है। पश्चिमी यूपी में जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा कंपनी हो या तमाम लोगों ने नहीं फॉलो किए। समाजवादी पार्टी क्या सोचती है इसको लेकर? भैया मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, जो मैं सुन रहा था कि जितनी भी पराली जल रही है, सरकार ने क्या रोड मैप बनाया, कोई कंक्रीट सिस्टम कोई ऐसा बनाया इन्होंने किसान को कंपनसेट करते। और भाई मैं बताऊं, जो हमारे यहाँ थर्मल पावर है, इनमें आजकल पराली भी जल जाती है कोयले की जगह। तो इन्होंने एक सेंटर बना दे, कुछ किसान को भी सेंटर, जैसे गन्ने के सेंटर बनते हैं, ऐसे पराली के, मूंजी के पराली जो होती है उसके सेंटर बना दे। वहां से कलेक्टर के वो जो एनटीपीसी है वो खरीदती है उनको, जब उन्हें खरीदते तो किसान को भी 2 पैसे मिल जाएंगे, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। थोड़े जो बीजेपी के प्रवक्ता से कहेंगे, जब बीजेपी चाइना रात दिन कोस है, चाइना से थोड़े भटकारे, अरे जो लड़ी नहीं ना कम लिया भटकारे ना कम, थोड़े इन्हें भी कम करा दें, इन्हें जो भी बने थोड़े बहुत इंडिया में बना लो दिए। अब की बार क्या हुआ है, जो हमारे जो कुम्हार जो हमारे जो दिए बनाते हैं उनके खरीदे नहीं उन्होंने, जो अमेजोन और उनके दिए मल्टीनेशनल कंपनी के दिए खरीदे हैं, उनका बेचारे इनका इतना प्रभावित हुए हैं, वो फ्रेंडली दिवाली मनाए, चाइना के बम की छोड़ने। ठीक है विवेक कुमार जी, क्या कहेंगे आप? विवेक कुमार जी, तो एनटीपीसी को बेच के दे सरकार, किसान को पैसे मिले, सरकार को फायदा हो। हाँ विवेक कुमार जी, देखिए आरिफ साहब, इनकी बात थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, मैं पूरी बात इनकी सुन नहीं पाया, आवाज कट रही। वो किसानों की बात कह रहे हैं कि भाई पराली जलाने के लिए एक पर्टिकुलर जगह कर दी जाए जहाँ पे पराली जलाई जाए, किसानों को मुआवजा दिया जाए, उस तरह की बात कर रहे हैं। इन सब के बीच बयान भी हैं। अखिलेश यादव तो बहुत संजीदा नजर आए, उनको तो उन्होंने कहा कि भाई के जो है वो दियों को लेकर भी बात साफ तौर पे कही है। मैं चाहूँगा उस पर क्या कहेंगे? आरिफ साहब, अखिलेश जी का जो बयान है बताता है कि तुष्टिहरण की किस हद तक जा चुके हैं, और उनको तो दिवाली में दिए जलाने से भी परहेज नजर आता है। हालांकि बयान देने के बाद उन्होंने उसकी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन वो बात बहुसंख्यक समाज के दिल को चोट कर गई। दिवाली में दिया नहीं जलाएंगे तो क्या जलाएंगे? जो अपने शासन में दूसरों का घर जलवाते रहे हों, उनको दिया जलाने से भी परहेज आज नजर आ रहा है। खैर, जहाँ तक हमारे समाजवादी मित्र जो पराली के बारे में कह रहे हैं कि पराली खरीदी जाए, उसको एनटीपीसी को सरकार पहुंचाए, देखिए पराली अगर ढंग से प्रयोग करना चाहे किसान, तो वो भूसे में मिला करके पशुओं के चारे के रूप में यूज कर सकता है। मेरा खुद का खेत है लखनऊ में, मैं खुद इसका प्रयोग करता हूँ और अपने पशुओं को चारे के रूप में यूज कर लेता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि पराली प्रयोग नहीं हो सकती। जलाते वो लोग हैं जो बहुत जल्दी खेत को खाली करके नई फसल लगाने के चक्कर में रहते, एक माचिस लाया पूरी फसल फूंक दिया और आसानी से उससे फुर्सत पा जाते, लेकिन वो वातावरण को भी नुकसान करती है, खेत को भी नुकसान करती है। खेत में जो जीवाणु होते हैं वो भी जल के मर जाते हैं। ऐसा नहीं, खेत को उससे नुकसान होता है। बेहतर हो कि किसान इस चीज को समझे, हर काम सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं करे। सरकार किसानों के ऊपर इस तरह की कोई जाति वाली कार्रवाई नहीं करना चाहती, हम इससे परहेज करते हैं। लेकिन किसानों को भी इस चीज को समझना चाहिए कि ऐसे समय में पराली ना जलाएं। और जो हमारे मित्र कह रहे थे
कि पराली खरीद ले रहे भाई। जिस प्रदेश में किसान की उपज नहीं खरीद पाती सरकारें, वहां आप पराली खरीदने की बात कर रहे हो। फिर वही हंसी वाली बात होगी, जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गोबर खरीद रही थी, गोबर खरीद में भी घोटाला कर गई। हम ऐसे किसी घोटाले को जन्म देना नहीं चाहते प्रदेश में। ठीक, मैं रोकना चाहूंगा विवेक श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, शायद मैं इस पर जवाब नहीं ले पाऊंगा उनसे, तो ठीक है मैं आऊंगा। प्रदीप मट्टू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो क्या इस दौरान या ठंड के दौरान क्या आप देखते हैं कि पेशेंट्स की तादाद जो है वो क्या बढ़ जाती है? जो सांस संबंधी जिनको शिकायतें होती हैं या इस तरह की दिक्कतें होती हैं, क्या बढ़ जाती है? ऐसा कुछ भी देखने को मिलता है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है, दिवाली के आसपास, जैसा सब लोग कहते हैं कि कई कारण होते हैं हवा का प्रदूषण बढ़ रहा। दूसरा, हवा में ठंडक का होना, हवा का बहाव रुक जाना, जिससे कि प्रदूषण एक ही जगह पे सीमित रहता है। तो ऐसे में मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास अब पूरे विंटर जो सांस संबंधी रोगों की संख्या बढ़ जाती है। स्पेशली जिन बच्चों में एस्थमा होता है, सांस संबंधी बीमारी होती है, बड़ों में एस्थमा या COPD जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वैसे मरीज, और बड़ों में हार्ट संबंधित बीमारियां, हाइपरटेंशन संबंधित बीमारियां, ये सब काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती हैं। और एक दिवाली के आसपास आप मान के चलिए कि कुछ देर के लिए, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हमारे पास सांस संबंधी मरीजों का एक तांता लग जाता है। जो सांस फूलने लगती है, उनको हम लोगों को, कई मरीजों को एडमिट करना पड़ता है, कई मरीजों को ICU में रखना पड़ता है, और ऐसे मरीज़ बहुत मात्रा में बढ़ जाते हैं पूरी सर्दी। लेकिन इस पीरियड में जब जो AQI बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसे मरीजों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बड़ी बात साफ तौर पर प्रदीप जी ने कही, और जयवीर मावी हमारे साथ हैं। जयवीर, अब जैसा कि हम बात गाजियाबाद के बारे में आपने बताया कि प्रशासन उतना एक्टिव नहीं रहा जितना होना चाहिए था, इसको लेकर आपने अधिकारियों से सवाल किया, वहां से क्या जवाब मिला? देखिए आरिफ, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो कहना है वो लगातार, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जो गाजियाबाद NCR की बात कर रहे हैं, जैसा हमारे जो अभी भाजपा के साथी यहाँ पर मौजूद है वो बोल रहे थे कि जो फैक्ट्रियां है, मैं एक बार स्पष्ट कर दूं कि सारी वो अवैध फैक्ट्रियां, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जो प्रदूषण के मानकों पर खरीद करती हो या फिर प्रदूषण विभाग की अनुमति से करती है। सारी फैक्ट्रियां प्रशासनिक अधिकारियों से मिली भगत, यानी कि जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से चलती है, और इनकी मिली भगत के बगैर संभव नहीं है कि वो अवैध फैक्ट्रियां सड़कों पर चल पाए। जिस तरह से अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार जब बात की गई थी, तो डोनी के जो अधिकारी थे उन्होंने केवल 23 ऐसी फैक्ट्रियां जो प्रदूषण फैला रही थी, इन पर कार्रवाई की। जो बात करें कि जहाँ पर लाखों की संख्या में ऐसी अवैध फैक्ट्रियां चल रही, पहले भी लगातार हालांकि इन फैक्ट्रियों से अवैध जो फैक्ट्रियां हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन सही बात कही जाए कितने बड़े पैमाने पर जयवीर अवैध फैक्ट्रियां जो है वो चल रही है गाजियाबाद में? अवैध फैक्ट्री कितने बड़े पैमाने पर? एक मोटे स्तर पर बड़ा गोरख धंधा इसको कहा जा सकता है। जो अवैध फैक्ट्रियां है वो बिगर मिली भगत की, यानी कि बिगर पैसे दिए नहीं चल रही है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आप आएंगे, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ एक बार दौरा कीजिए। ठीक, मैं आऊंगा विवेक जी, आपके पास आऊंगा। ठीक, आज बात आज जयवीर उनसे भी मुलाकात कराएंगे, वो बताएंगे कि किस तरह की अवैध उगाही, यानी कि जो मोटी रकम इन फैक्ट्रियों के संचालन के लिए जाती है। बहुत बड़ा एक सिंडिकेट यहाँ पर चल रहा है जो ऐसी फैक्ट्रियों से अवैध उगाही भी करता है, और ऐसी जो अवैध फैक्ट्रियां हैं वो लाखों की संख्या में यहाँ पर दिल्ली से सटे हुए एरिया में तार छीनने की, जो बिजली के तार को जलाने का कार्य, जो प्लास्टिक जो वेस्टेज प्लास्टिक उसको जलाकर प्लास्टिक दाना बनाया जाता है, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो किसी भी मानकों पर, यदि बात करें तो प्रशासनिक मानकों पर खरीद नहीं करती है, और किसी भी तरह से प्रशासन उन्हें अनुमति नहीं दे सकता, और ना ही किसी फैक्ट्री संचालक के पास ऐसी अनुमति। यहाँ पर बड़ी संख्या में जींस रंगाई की फैक्ट्रियां चलती हैं, जिनका जो पानी है, अगर हम बात करें तो जो गंदा पानी है उससे बोर बनाकर उनका धरती में उतारा जाता है। जो धरती का जो प्रदूषण जो पानी है उसको प्रदूषित कर रहा है, यहाँ का पानी भी पीने योग्य नहीं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बीमार है, कैंसर ये अहम बात जयवीर आपने कही, अहम बात आपने कही कि अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं और वो प्रशासनिक
अमले से गठजोड़ के साथ चल रही हैं। और अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नोएडा में क्या तस्वीर है? क्या अवैध फैक्ट्रियां वहां पर भी ऐसे ही चल रही हैं, नियमों के ताक पर रख के चलाया जा रहा है? क्या वहां पर भी ऐसा गठजोड़ देखने को मिल रहा है? बताएं। आरिफ, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब प्रदूषण बढ़ता है तब अधिकारी भी जो है एक्टिव हो जाते हैं और जगह जगह नोटिस शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एयर प्रदूषण को छोड़ करके वायु प्रदूषण को छोड़ करके जो जल प्रदूषण है, जैसे हमारे सहयोगी गाजियाबाद से बता रहे थे कि जो जल प्रदूषण है, तो अगर देखा जाए तो डाइंग की, रंगाई की जो फैक्ट्रियां हैं वो अवैध रूप से नोएडा में भी काफी ज्यादा संचालित की जाती है, जिनके पास में कोई मानक नहीं है, मानक के आधार पर उनका कोई काम नहीं होता है। अगर देखा जाए जो छोटे छोटे गांव हैं, जैसे नोएडा में छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों में अवैध जो है रंगाई की फैक्ट्रियां चल रही, तो जल प्रदूषण भी कहीं ना कहीं जो है वो इसमें एक अहम रोल लगता है। तो वायु प्रदूषण की तो हम बात करना शुरू कर देते हैं, वो भी दिवाली से पहले। अभी जब दिवाली आती है नजदीक, तो उससे पहले हम जो नोटिस लगाना शुरू कर देते हैं, वहां पे जाकर के कंस्ट्रक्शन साइटों पर या जनरेटर पर रोक लगाना शुरू कर देते हैं, या उद्योग जगत के जो फैक्ट्रियां हैं जो धुआं फेंकती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारियों को इसको जो पूरे साल इस पर निगरानी रखनी चाहिए। आरिफ, मैंने बताया था कि दिवाली से पहले प्रदूषण लेवल 250 पार कर चुका था नोएडा का, उसके बावजूद भी जो है अगर इस पे रोकथाम लगा दी जाती तो शायद एयर जो क्वालिटी है वो एयर क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब स्थिति में नहीं होती। जिसको लेकर के मैंने आपको बताया कि अभी तो दिवाली की छुट्टी चल रही है, वही 24 तारीख के बाद से छोटे बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे। तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मास्क लगाना जरूरी है। क्या हम छोटे बच्चों को मास्क लगा करके स्कूल भेज सकते हैं? अगर हम लगा भी देते हैं तो छोटे बच्चे उसको ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो एयर क्वालिटी का जो खराब स्थिति है, मजबूत कदम छोटे बच्चों पे सबसे ज्यादा असर डालेगी। यारी बड़ी बात कही अशोक, मजबूत कदम उठाने की जरूरत है इसको लेकर। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, क्या माने ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं, क्या अफसर जो हैं, अधिकारी जो हैं, क्या आपदा में भी अफसर तलाश लेते हैं? जब हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक QI लेवल बढ़ रहा है, वहीं अवैध फैक्ट्रियां हम देख रहे हैं गाजियाबाद में चल रही हैं, नोएडा में चल रही हैं, और फिर गठजोड़ भी चल रहा है और बड़े पैमाने पर। जयवीर मावी कह भी रहे हैं कि आपको दिखा भी सकते हैं, आकर आप देख भी सकते हैं, तमाम नियमों को ताक पर रखकर काम चल रहा है। हाँ बताइए। अवैध कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किन अर्थों में अवैध कह रहे हैं। क्या उन फैक्ट्रियों के पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है? कोई कागज नहीं है जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ, ऐसी फैक्ट्रियां जो 100 गज 150 गज के मकानों में चल रही है अवैध तरीके से, उनको इसलिए कहा जा सकता है कि उनके पास किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है। चाहे बिजली विभाग की अनुमति की बात करें, प्रदूषण विभाग की अनुमति की बात करें, या किसी भी जो सरकारी विभाग होते हैं, कोई अनुमति उन फैक्ट्रियों के पास नहीं है। और वो जिस तरह से जो प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जो कार जलाने की अनुमति कौन दे सकता है? बताइए। अब वही विवेक कुमार जी, मैं आपसे बात कहता हूँ, आप जब कह रहे थे, मैं अजयवीर आपके पास, आप जब बात कह रहे थे कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो करना तो आप ही को पड़ेगा ना भाई। अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं इस तरीके से गाजियाबाद में, और मैं देखिए आपके सामने डेटा भी रख दूं, गाजियाबाद की हवा सबसे खराब रही है सर, सबसे खराब रही है यूपी में गाजियाबाद की हवा, और वहीं का ये हाल है, वहीं का ये हाल है जो जयवीर मावी बता रहे हैं। विवेक कुमार जी बोले। नहीं, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पे उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यदि ये बात सत्य है तो मैं वहां के प्रशासन से कहूंगा कि भाई इनकी जांच करें, इनको तत्काल कार्रवाई की जाए, ऐसे फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, ताला लगाया जाए, और किसी भी सूरत में इनको वहां पे फिर दोबारा अनुमति न दी जाए। मैं इस पे वहां से चर्चा करूंगा। लेकिन ये तय होना चाहिए कि क्या उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और देखिए, कभी कभी छोटे छोटे कमरों में लोग कुटीर उद्योग के रूप में भी कोई रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, उसके आड़ में काम करते हैं। तो मैं इस चीज को सिरे से स्वीकार करने में थोड़ा असमर्थ हूँ कि बिना कोई कागज के टोटल इलीगल कोई काम हो रहा होगा। होता है रजिस्ट्रेशन लोग कुछ ले लेते हैं, काम कुछ करते हैं, ये संभव हो सकता है, और इसमें अधिकारियों की मिली भगत भी हो सकती है, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन ऐसी चीजों को जिस तरह से हमारे संवाददाता ने मजबूती से रखा है, मैं इनकी इस इच्छा शक्ति को सलाम करता हूँ। बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी, इसको कार्रवाई बहुत अच्छी बात विवेक कुमार जी आपने की, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो मानक तय करने के लिए तो अधिकारियों की जरूरत है, ना कि जो मीडिया पे जब इसकी चर्चा होती है उसके बाद अधिकारियों के कान पे जू रेटती है। तो मानक तय करने के लिए अधिकारियों को पहले से सजग कदम उठाने चाहिए थे। बहुत अच्छी बात कही आपने भी कि अधिकारियों को पहले एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि देखिए आरिफ साहब, अगर अधिकारी ईमानदारी से अपना काम करें
तो ना नेता की जरूरत, ना मीडिया की जरूरत, ना किसी की कोई जरूरत। अच्छी बात की। और हम ये भी कहते हैं विवेक कुमार जी, हर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता है, ईमानदार अफसर भी हैं और भ्रष्ट अधिकारी भी हैं। हम देखिए ये भी क्लियर करते हैं, और हम ये भी क्लियर करते हैं कि हम त्योहारों के खिलाफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को अच्छी हवा मिले, या मौजूदा वक्त में जो लोग रह रहे हैं, या जो परेशान हैं, या जो पेशेंट हैं, और जो खासकर इलीगल तौर पर अवैध तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उन पर तो कम से कम लगाम लगा ही जा सके। हमारा ये जो है मोटिव है। और एसएन पांडे जी, जैसे क्लाउड सीडिंग के बारे में आपने जिक्र किया, और फॉग जो है वो का मौसम आगे आने वाला है, और हम फिर देखते हैं दिल्ली से लेकर तमाम जगहों की हवा जो है बहुत प्रदूषित होती है, क्यूआई लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हमने दुबई में देखा क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया तो वहाँ पानी 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 हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है, संभावना है, या इसका कोई इलाज नहीं है? आपको ये पता नहीं होता है कि क्लाउड में कितना पानी है जी। होता है क्या है कि जैसे पहाड़ों पे लगातार आपने देखा कि जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होता है तो पूरा पहाड़ों पर पानी नमी के रूप में इकट्ठा होता रहता है बादलों में। फिर ये बादल जो वहां की हमारी भू संरचना होती है पहाड़ों की, उसमें ऊपर करके क्लाउड बस्ट होते हैं। तो ये स्थिति भी आएगी। अगर पहाड़ों में कितना पानी है, ये चीजें सारी वैज्ञानिक देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी दुबई ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जिससे वहां बाढ़ वाली स्थिति आती है। देखिए, प्रकृति के साथ बड़ी लड़ाई, आप जानते हो प्रकृति से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। यही स्थितियां आगे आने वाले दिनों में आप देखिए। अब की बात पूरे पहाड़ हमारे बह गए, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, या जम्मू कश्मीर हो, और ये एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, हमें व्यक्तिगत रूप से एसी बंद करने होंगे, अपनी गाड़ियां बंद करनी होंगी, और जो भी औद्योगिक, हम देखिए औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद नहीं करते हैं। जैसे हमारे भाजपा पे प्रवक्ता जी बैठे हैं, उन्होंने कहा हमें भाई रोजगार भी देना है, तो हमें इसके बाद भी उनमें पॉल्यूशन कंट्रोल के जो नए सिस्टम आए वो लगा रहे हैं कि भाई धुआं कम निकले। आप देखिए कानपुर में नहीं सर, यहाँ मैं सहमत हूँ, रोजगार देना है, हम मानते हैं, इस बात से सहमत है। लेकिन रोजगार देने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सिस्टम जो अपने हिसाब से चलने लग जाए, खेलने लग जाए और नियमों को ताक पे रखने लग जाए, ये भी नहीं है। ये भी नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है स्वास्थ्य। अगर हमारे देश की व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हम क्या काम करेंगे? तो नंबर 1 पे स्वास्थ्य आता है। देखिए, नंबर 1 पे जो स्वास्थ्य समस्या है, इस पे हम इंडिविजुअल रूप से ज्यादा काम कर सकते हैं। हमें खुद सजग रहना पड़ेगा कि हम गाड़ियों का कम प्रयोग करें, हम पराली ना जलाएं। ठीक है, एसएन पांडे जी, ठीक है, बात आ गई। मैं प्रदीप मट्टू जी, जल्दी से फाइनल कमेंट में आपका भी चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों ने कहा कि प्रदूषण रोकना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम आज की पीढ़ी और अपनी भविष्य की पीढ़ी को बचाना चाहते हैं। लेकिन प्रदूषण रोकना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। प्रदूषण रोकने के लिए हमको एज इंडिविजुअल्स भी सोचना पड़ेगा, हमको एज समाज सोचना पड़ेगा। और जब इंडिविजुअल्स में और समाज में इसके बारे में एकजुटता बढ़ जाएगी, तभी मैं समझता हूं कि सरकार भी जो कानून लाएगी उस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सरकार इसको नहीं रोक सकती। ठीक है, ठीक है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक द्विवेदी जी, जयवीर मावी बहुत बहुत शुक्रिया, राजू शर्मा, विवेक कुमार श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल लवाना बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एसएन पांडे, डॉक्टर प्रदीप मट्टू जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ सरकार नहीं रोक सकती, लेकिन हमारा मानना यह है कि समाज को भी इसमें मजबूती से सोचना पड़ेगा, प्रशासनिक अमले को भी एक्टिव होना पड़ेगा और सरकार को भी एक्टिव होना पड़ेगा। जब ये तीनों चीज़ें मिलकर एक्टिव होंगी, तब कहीं जाकर हमारे आगे वाली नस्लों को एक अच्छी दुनिया मिल पाएगी। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।